Hello student, let's continue extraction of some metals. In previous class we discussed extraction of copper from their sulfide ores, copper sulfide as well as copper pyrites. लास्ट क्लास में हमने कॉपर का एक्सट्रैक्शन हमने पढ़ा, बहुत सारे स्टेप्स वहां पर हमने पढ़े। आज हम नेक्स्ट जो मेटल्स है उनका कुछ एक्सट्रैक्शन पढ़ें। सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। जिंक का एक्सट्रैक्शन हमें पढ़ना है। अब जिंक का एक्सट्रैक्शन पढ़ना है तो हमारे पास जिंक का कोई और होना चाहिए। जिंक का और जिंक जो है, इस जिंक के मेजर दो और होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज ZnS। ZnS को हम क्या कहते थे? दैट इज जिंक ब्लेंड। दैट इज जिंक ब्लेंड। अगर आपके पास ZnS जिंक ब्लेंड है तो क्या क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? दैट इज वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रशिंग, ग्राइंडिंग, फिर क्या करना है आपको? कंसंट्रेशन। बोलिए कौन से मेथड से करना पड़ेगा कंसंट्रेशन? सल्फाइड ओर है इसलिए कंसंट्रेशन कौन से मेथड से करेंगे? इसका जो कंसंट्रेशन करना है वो हम करेंगे फ्रॉथ फ्लोटेशन। तीसरा काम सल्फाइड ओर है इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको? कैल्सिनेशन या रोस्टिंग? रोस्टिंग करनी पड़ेगी। अब बोलिए रोस्टिंग में क्या होगा? रोस्टिंग के अंदर होगा ये जो आपके पास सल्फाइड ओर है, इसकी जब आप ऑक्सीजन के साथ मेल्टिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पर हीट करोगे तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्या बना के चला जाएगा? SO2। और जिंक ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा? ZnO। तो दो ले लीजिए, कितने O2 काम आ जाएंगे आपको? 3, 1, 2 और 2 बन जाएंगे ZnO। रोस्टिंग हो गई है। रोस्टिंग के बाद फिर क्या करना है? अब आपके पास में जिंक का ऑक्साइड आ गया। जिंक का ऑक्साइड आया है, अब इसका क्या करना पड़ेगा आपको? रिडक्शन कराना पड़ेगा। अब बोलिए रिडक्शन अगर आपको कराना है तो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लाना पड़ेगा? तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आपके पास में क्या है? अलिंगम डायग्राम आपके पास में है। अलिंगम डायग्राम की हेल्प से हम डिसाइड कर सकते हैं कि विच रिड्यूसिंग एजेंट इज बेटर फॉर रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड। देखिएगा इसके अंदर ये जो लाइन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, ये कार्बन से CO बनने के ड्यूरिंग, और ये वाली जो लाइन है कार्बन से CO2 बनने के ड्यूरिंग। अब आप देखिएगा जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड इन दोनों की लाइन को देखिए तो ये बहुत हाई टेम्परेचर पर जाकर के कहीं इसको क्रॉस करेगी। इसका मतलब हुआ कि जो जिंक का ऑक्साइड है इसका रिडक्शन अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड से कराओगे तो बहुत हाई टेम्परेचर पर इसका रिडक्शन इसके द्वारा होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जिंक ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए, याद रखना है। अब आप देखिएगा बचा कौन है? बचा है ये कोक, कार्बन कार्बन। देखिएगा ये वाली जो लाइन है जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो देखिएगा ये वाली लाइन इस लाइन को कहाँ क्रॉस करती है? यहाँ। और यहाँ क्रॉस करने पर देखिएगा अब इस लाइन का जो क्रॉस पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में जो टेम्परेचर है उससे बिलो टेम्परेचर पर देखिएगा जिंक की लाइन नीचे है और कार्बन की लाइन ऊपर है। इसका मतलब इससे लो टेम्परेचर पर तो ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। जिंक ऑक्साइड हो, कार्बन अगर आपने डाला है और टेम्परेचर अगर आप 1180 केल्विन से भी कम रखते हो तो कार्बन इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास जिंक ऑक्साइड हो, कार्बन डाल करके अगर आप 1180 केल्विन से हाई टेम्परेचर पर, तो इससे हाई टेम्परेचर पर जाते देखिए क्या होगा? इस कार्बन मोनोऑक्साइड वाली लाइन ये नीचे आ गई है कार्बन की और जिंक वाली ऊपर, तो अब ये इसका क्या कर देगा? रिडक्शन कर देगा। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पर इसका रिडक्शन हो जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन को पकड़ के क्या बना देगा? जिंक प्लस में CO। इस तरीके से रिडक्शन हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को क्या करते हो? जिंक ऑक्साइड कार्बन डाल करके हीट करते हो, लेकिन टेम्परेचर को 1270 केल्विन से भी अबाउ कर दो, तो इससे अबाउ टेम्परेचर पर क्या होगा? देखो CO2 की लाइन नीचे है और वो ऊपर गई है, तो अब जो कार्बन है वो इसका रिडक्शन करके किसका फॉर्मेशन करने लग जाएगा? CO2 भी बनाने लग जाएगा। इस तरीके से लो टेम्परेचर पर जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन जो है वो होगा नहीं। कौन से टेम्परेचर पर होगा? हाई टेम्परेचर पर।
जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से होगा नहीं, किसके द्वारा होगा? ओनली कार्बन के द्वारा या कोक के द्वारा होगा। और वो भी कब होगा? 1180 केल्विन टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर रिडक्शन नहीं होगा, हाई टेम्परेचर पर रिडक्शन हो जाएगा। ऐसा कहां से डिसाइडेशन हो रहा है? ऐसा अलिंघम डायग्राम से डिसाइडेशन हो रहा है। रिडक्शन हो गया तो रिडक्शन कार्बन से बेटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड से बेटर नहीं है। ठीक है, इस तरीके का टेक्निकली कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में बेटर कौन सा है। अगर आपको आयरन का केस याद हो तो आयरन के केस में कुछ और था। आयरन के केस में क्या था? आयरन के केस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जो था, Fe के केस में कार्बन मोनोऑक्साइड ये बेटर था, जबकि ये बेटर नहीं था। ठीक है ना, ये बेटर था और वो बेटर नहीं था, क्योंकि उसके केस में क्या था? कुछ यहां से इस तरीके से लाइन ऐसे करके आ रही थी, तो CO जो था, कार्बन मोनोऑक्साइड जो था, ये कार्बन मोनोऑक्साइड लो टेम्परेचर, यहां से नहीं था, यहां से था कुछ इस तरीके से। तो लो टेम्परेचर पर CO जो था वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट था, बट हाई टेम्परेचर पर कार्बन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट था। तो इस तरीके की कंडीशंस यहाँ पर लगी होंगी। रिडक्शन हो गया है। रिडक्शन होने के बाद में आपको जिंक का एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। अब जिंक की क्या करनी पड़ेगी? आपको रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। अब रिफाइनिंग कैसे करेंगे जिंक का? तो रिफाइनिंग करने के लिए तो याद रखना है, जिंक जो होता है, जिंक का तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इसलिए इसका किससे करना है? डिस्टिलेशन मेथड से इसका प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग करते हैं, जो कि हम बहुत प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं रिफाइनिंग के मेथड। तो उसमें डिस्टिलेशन मेथड काम आएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये बॉइल हो जाता है, इसलिए सॉफ्ट मेटलर्जी पहुंच जाएगा। दूसरा, जिंक का जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट और है वो है कैलामाइन। कैलामाइन बोले तो ZnCO3। ये अगर जिंक कार्बोनेट है तो बताइएगा अब आपको क्या करना पड़ेगा। देखिएगा, सबसे पहला जो स्टेप है वो तो यही रहने वाला है। फर्स्ट स्टेप तो यही रहेगा आपका। कौन सा रहेगा? फर्स्ट स्टेप क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ही रहेगा। सेकंड स्टेप कंसंट्रेशन ही रहेगा। थर्ड स्टेप में क्या करना है? अब आप बताइए थर्ड स्टेप के अंदर। अच्छा, सेकंड स्टेप में कंसंट्रेशन का हम फ्लोट फ्लोटेशन मेथड से कराएंगे? नेवर। फ्लोट फ्लोटेशन मेथड तो ओनली फॉर सल्फाइड ओर के लिए काम आता था, बट ये कौन सा और है? ये कार्बोनेट और है, और कार्बोनेट और है, इसलिए यहाँ पर कौन सा मेथड काम नहीं आएगा? बोलो। फ्लोट फ्लोटेशन मेथड काम नहीं आएगा। तो यहाँ जो आपको कंसंट्रेशन कराना है, ये कंसंट्रेशन किसी दूसरे मेथड से कराना पड़ेगा। जनरली हम यहाँ पर ग्रेविटी सेपरेशन मेथड लेते हैं, या लेविगेशन मेथड जो है वो हम काम में लेते हैं। तीसरा, यहाँ पर रोस्टिंग कराते थे। रोस्टिंग कौन से और की कराते थे? सल्फाइड और की कराते थे, बट इट इज अ कार्बोनेट और कार्बोनेट और है तो रोस्टिंग नहीं करानी है। इंस्टीड ऑफ रोस्टिंग वी परफॉर्म हियर कैल्सिनेशन। नेक्स्ट स्टेप इज आवर कैल्सिनेशन। तो यहाँ पर कैल्सिनेशन कराना पड़ेगा। जब आप कैल्सिनेशन कराएंगे तो बताइएगा क्या होगा? रोस्टिंग में ये होता था, कैल्सिनेशन में ऐसा नहीं होगा। कैल्सिनेशन में क्या होता है? कैल्सिनेशन के अंदर जब आप जिंक कार्बोनेट को गर्म करोगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, जिससे जिंक ऑक्साइड बनेगा और CO2 कहाँ चली जाएगी? बाहर। जिंक ऑक्साइड बन गया। वहां पर भी जिंक ऑक्साइड बन गया था, यहाँ भी बन गया। अब फोर्थ स्टेप कौन सा होगा? फोर्थ स्टेप यही रिडक्शन का होगा। फोर्थ स्टेप जो है वही रिडक्शन होगा। रिडक्शन के लिए तो दोनों में वही सिमिलर बात है। वहां पे जिंक ऑक्साइड बन गया था सल्फाइड से, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बन गया। जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन कार्बन से नहीं बल्कि किससे कराना है? सॉरी, कार्बन से कराएंगे। किससे नहीं होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं होगा। आयरन में उल्टा हो गया था। ठीक है ना? फिर रिफाइनिंग आ जाएगा। रिफाइनिंग किससे कराना है? डिस्टिलेशन से रिफाइनिंग करा लेंगे। इस तरीके से ये हो गया है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कोई सा भी हो, बस यहाँ पर मेजर जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पर आ गए हैं। एक तो कंसंट्रेशन में, और दूसरा आ गया है आपका यहाँ रोस्टिंग है, वहां कैल्सिनेशन है। बाकी का सब सेम ही है। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। जिंक के अलावा कुछ और जो मेटल्स है अभी हम उनका भी एक्सट्रैक्शन डिस्कस करते हैं। जैसे हम पहले एक्सट्रैक्शन पढ़ते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड और पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम स्क्रैप और लो ग्रेड और।
अगर आपके पास में कॉपर का क्या हो, अगर आपके पास में कॉपर जो है उसका स्क्रैप हो या कोई लो ग्रेड ओर हो, बहुत बेकार क्वालिटी वाला ओर है उससे। इसके अलावा अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ AU एंड AG, जो आपकी नेटिव मेटल्स हैं जो कि जर्नली रिएक्ट नहीं करती थी, जैसे सोना आपका हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनका एक्सट्रैक्शन। तो देखिएगा इनका एक्सट्रैक्शन करने के लिए जो यहाँ पर मेटलर्जी का जो प्रोसेस काम में लिया जाता है उस प्रोसेस का नाम होता है हाइड्रोमेटलर्जी, दैट इज हाइड्रोमेटलर्जी। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये जो हाइड्रोमेटलर्जी है, इस हाइड्रोमेटलर्जी का मतलब क्या है। देखिएगा हाइड्रोमेटलर्जी जो है ना, ये इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ये हाइड्रोमेटलर्जी जो है इसमें करना क्या होता है, इसके अंदर क्या करना है, जो भी आपके पास में ओर है और उस ओर के अंदर जो आपकी डिजायर मेटल है, इस डिजायर मेटल को पहले क्या करना होता है, इस डिजायर मेटल को पहले आपको इस मेटल के आयन के सॉल्यूशन में या इस मेटल के कंपाउंड के सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ मेटल सॉलिड स्टेट में है, अब पहले आपको क्या करना है, इस मेटल को सॉल्यूशन में लाना है जिससे ये मेटल डिजोल्व हो जाए। मेटल डिजोल्व होगी तो ऑब्वियसली इम्प्योरिटी भी डिजोल्व हो जाएगी, यहाँ पर सब कुछ डिजोल्व हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से इम्प्योरिटी अगर बाई चांस डिजोल्व नहीं भी हुई है तो उसको हम क्या कर लेंगे, छान के सेपरेट भी कर लेंगे, तो मेटल सॉल्यूशन में ला देगा। इम्प्योरिटी डिजोल्व हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हो गई है तो बहुत अच्छा बात है, अभी उसे हम हटा देंगे, और नहीं है तो ऑलरेडी पहले से सेपरेट कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब ये जो मेटल यहाँ पर डिजोल्व फॉर्म में आ गई है सॉल्यूशन के अंदर, अब हम क्या करेंगे, इस मेटल को डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ पे कोई दूसरी मेटल डालेंगे, वो दूसरी मेटल क्या करेगी, इस मेटल की जगह आ जाएगी, और ये जो मेटल है ये मेटल यहाँ से हट करके इसके बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी, डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। या फिर इसको क्या करेंगे, कोई ऐसी रिएक्शन कराएंगे ताकि ये जो मेटल है ना, इस मेटल का प्रेसिपिटेट बन जाए, या फिर इसे डिस्प्लेस कर देंगे या इसका प्रेसिपिटेशन कर देंगे। प्रेसिपिटेशन कर देंगे तो ये मेटल कहाँ जाएगी, बॉटम में आ जाएगी। अब इसको छान के अलग कर देंगे, इस तरीके से प्योर मेटल आपके पास आ जाएगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोमेटलर्जी। तो हाइड्रोमेटलर्जी में क्या करना है, जो मेटल है उस मेटल को पहले उस मेटल के सॉल्यूबल सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट करना है, या उस मेटल के सॉल्यूबल कंपाउंड के अंदर उसे कन्वर्ट करना है ताकि वो सॉल्यूशन में डिजोल्व रहे। फिर उसे क्या करना है, या तो उस मेटल को डिस्प्लेस कर देना या उसका प्रेसिपिटेशन कर देना, दैट इज हाइड्रोमेटलर्जी। अब इस हाइड्रोमेटलर्जी से हम क्या करते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी के द्वारा कॉपर का स्क्रैप से या लो ग्रेड ओर से हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा सोना और चांदी का भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम स्क्रैप और लो ग्रेड ओर, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में ये स्क्रैप है या कॉपर का कोई लो ग्रेड ओर है, बेकार क्वालिटी वाला ओर है, इसमें कॉपर होगा, साथ में इम्प्योरिटी भी होगी। कॉपर कॉपर यहाँ पर है और साथ में क्या है, साथ में इम्प्योरिटी भी है। कॉपर है और साथ में क्या है, इम्प्योरिटी है। अब करना क्या है आपको, देखिएगा। तो आपको हाइड्रोमेटलर्जी में क्या करना है, ये जो आपके पास स्क्रैप है या लो ग्रेड ओर है, स्क्रैप या लो ग्रेड ओर है, इसकी रिएक्शन क्या करेंगे, किसी सुटेबल बैक्टीरिया के साथ कराते हैं या फिर एसिड के साथ कराते हैं। ये बैक्टीरिया या ये एसिड यहाँ से जो कॉपर है ना, इस कॉपर को डिसोल्व कर देता है और डिसोल्व करके इसको कॉपर के आयन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और इम्प्योरिटी जो है वो इम्प्योरिटी एज इट इज रह जाती है। कॉपर जो है वो किसके फॉर्म में आ जाएगा, आयन के फॉर्म में आ जाएगा सॉल्यूशन में, और इम्प्योरिटी जो है वो इम्प्योरिटी एज इट इज रह जाएगी। अब इसको हम छान के क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। या बाई चांस इम्प्योरिटी भी अगर डिसॉल्व हो गई है तो फिर क्या करना है, अब सुनिएगा क्या करेंगे।
अब ये जो कॉपर है, इस कॉपर में जर्नली हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन में जर्नली क्या करते हैं, कॉपर से जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। अब कॉपर से हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सी है, तो याद कीजिएगा, कॉपर से हाईली रिएक्टिव मेटल कहां पर पता चलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में। वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी, वहां पर हम कहेंगे कि उस सीरीज में कॉपर से नीचे जो भी मेटल लिखी है रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में, वो सारी की सारी हाईली रिएक्टिव है। अब कॉपर से नीचे क्या क्या लिखा होता है, तो पहली बात, कॉपर से नीचे हाइड्रोजन लिखी होती है, कॉपर से नीचे आयरन होता है, कॉपर से नीचे जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, लिथियम होता है। ये सब कॉपर से नीचे लिखे होते हैं उस सीरीज के अंदर। तो ये सारी की सारी कॉपर से हाईली रिएक्टिव है। तो क्या करेंगे आप, इनमें से हाईली रिएक्टिव मेटल को यहाँ पर डाल दीजिए। जब आप हाईली रिएक्टिव मेटल को डालेंगे तो ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल आपने डाली है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल आकर के इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी, खुद सॉल्यूशन में चली जाएगी, कॉपर का प्रेसिपिटेशन करा देगी, कॉपर यहाँ इकट्ठा हो जाए। हाईली रिएक्टिव मेटल जो थी वो मेटल सॉल्यूशन में आ जाएगी, और कॉपर जो था वो कॉपर आपका इम्प्योरिटी जो है वो इम्प्योरिटी इसी तरीके से रह जाएगी, और कॉपर जो है वो कॉपर इसके बॉटम में सेटल डाउन हो जाए। अब देखिएगा क्या करना है, यहाँ पर हाईली रिएक्टिव मेटल डालेंगे। तो कॉपर को निकालने के लिए अगर आप जिंक, मैग्नीशियम जैसी मेटल डालोगे तो पहले से बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सस्ता अपनाते हैं, चीप। और चीप के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस बहुत सस्ती है, तो हाइड्रोजन गैस ही पास कर दो ना इसमें। तो जर्नली हम मेटल डालने की बजाय यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, क्योंकि ये भी तो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो ये हाइड्रोजन गैस आकर के इस कॉपर को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। क्या रिएक्शन हो जाएगी, तो यहाँ से देखिए रिएक्शन ये हो जाएगी कि यहाँ पर कॉपर जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में आयन के फॉर्म में होता है, और यहाँ से आपने हाइड्रोजन को पास कर दिया। हाइड्रोजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, जिससे दोनों एस तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, और कॉपर जो था वो सॉलिड में कन्वर्ट होकर के प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। अगर आपने जिंक यहाँ डाला है तो जिंक क्या काम करेगा, कॉपर सॉल्यूशन एक्वस में, और अगर आपने यहाँ पर जिंक डाल दिया है तो जिंक भी यही काम करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर के सॉलिड बना देगा और खुद एक्वस सॉल्यूशन में चला जाएगा। इस तरीके से दैट इज हाइड्रोमेटल। इस तरीके से एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर हो गया है स्क्रैप से या फिर लो ग्रेड रॉक से। इसी तरीके से अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड का एक्सट्रैक्शन हम किस तरीके से करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अगर आपके पास सोना चांदी हो, इसका एक्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, तो यहां भी हम कौन सी टेक्निक काम में लेने वाले हैं, हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी काम में। अब आपको पता है जनरली ये तो बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, और लेस रिएक्टिव हैं इसलिए ये नेटिव फॉर्म में पाए जाएंगे। तो इनका जो ओर है उस ओर के अंदर क्या होगा, Au और Ag प्रेजेंट होंगे, Au होगा, Ag प्रेजेंट होगा, साथ में क्या होगी यहाँ इम्प्योरिटी होगी। हाइड्रोमेटलर्जी में क्या करना है आपको यहाँ से इन दोनों को डिजोल्व कर लेना, इम्प्योरिटी को वहीं वापस छोड़ देना है। इसके लिए आपको एक सुटेबल रिएजेंट से रिएक्शन करानी पड़ती है, और यहाँ पर सुटेबल रिएजेंट कौन सा होता था, हमने पहले कहीं पढ़ा है, कहाँ पर पढ़ा है, कंसंट्रेशन के मेथड में कहीं पढ़ा है। कौन सा, लीचिंग हमने कहीं पढ़ा है। लीचिंग में क्या करते थे, लीचिंग में यही करते थे, इम्प्योरिटी को छोड़ देते थे और मेटल को डिजोल्व करके बाहर निकाल लेते थे लीचिंग में। एक सुटेबल रिएजेंट से रिएक्शन करानी पड़ेगी, और सुटेबल रिएजेंट यहाँ क्या होता है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी पास करते थे, जिससे क्या होता था, ये सब के सब मिल करके और AuAg को अपने अंदर डिजोल्व कर देते थे। AuAg डिजोल्व हो जाता था, और इम्प्योरिटी ऐसे ही रह जाती थी। जो इम्प्योरिटी रह गई है उस इम्प्योरिटी को हम अलग कर देते थे छान के।
अब ये डिजोल्व फॉर्म में आ गया है। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ से AuAg को निकालना होता है। कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो यहाँ रिएक्शन क्या होती थी, तो होती रिएक्शन ये थी कि अगर आपके पास में Au है, रिएक्शन किससे करानी है, NaCN का एक्वस सॉल्यूशन और साथ में ऑक्सीजन गैस भी पास करेंगे। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था 1 2 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8। मैंने कहा था इस तरीके से आता है 1 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8। क्या होता है, यहाँ से एक जो Au है उसके साथ में 2 CN, एक Au के साथ में 2 CN जुड़ करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देते हैं। ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। 4 है तो ऐसे 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएंगे। बच क्या गया है, यहाँ से बच गया है 4 Na और यहाँ से बन जाएंगे 4 OH। दोनों के मिलने से बन जाएगा 4 NaOH। इस तरीके से इम्प्योरिटी इसी तरीके से रह गई है, रिमेनिंग होगी इम्प्योरिटी। इसको छान के अलग कर लेंगे। ये सॉल्यूशन आ गया, बट इस सॉल्यूशन से भी अभी आपको क्या चाहिए, गोल्ड चाहिए। तो क्या करेंगे, तो आपको इस गोल्ड से मोर रिएक्टिव मेटल डाल देंगे। जैसे क्या डाल दो, जिंक डाल दो। ये गोल्ड से भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो जिंक क्या करेगा, यहाँ से इस Au को डिस्प्लेस कर देगा, खुद आ जाएगा, Au को हटा करके नीचे बैठा देगा, सेटल डाउन हो जाएगा बोलना। ठीक है ना। तो क्या रिएक्शन होगी, रिएक्शन यहाँ होगी कि आपके पास NaAuCN का होल 2। इस तरीके से आपको 2 मॉलिक्यूल इसके लेने हैं और क्या डाल दीजिएगा, जिंक। अब ये जो जिंक है, ये जिंक क्या करता है, यहाँ से आकर के इस Au को और इस Au को, दोनों Au को रिप्लेस कर देता है। यहाँ से दोनों की जगह अकेला ही आकर के जुड़ जाता है, जिससे क्या कॉम्प्लेक्स बनता आता है, दोनों Na कंबाइंड हो जाएंगे, दोनों Au की जगह Zn आ जाएगा, दोनों Au की जगह Zn आ गया। ठीक है। और CN2 जा कितना हो गया है 4, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और दोनों के दोनों Au प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। इस तरीके से हमने इस इम्प्योरिटी को हटा दिया। पहले Au को डिजोल्व करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में सॉल्यूशन में ले आए और फिर उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से Au को एक्टिव मेटल के द्वारा क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोमेटलर्जी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं।